हेलो 3N फैमिली। तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आज कुछ ठीक लग रहा है और आई होप कि हम कल तक ठीक हो जाएंगे पूरी तरीके से। तो कल आएगा अपना एक ग्रैंड वीडियो। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब मार दो। हम स्टार्ट करते हैं अपनी नोवेल को। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो साला इच्छाधारी भेड़िया मर ही नहीं रहा था, तो ट्राई करेंगे कि इस एपिसोड में इसे मार डालें। और ये एपिसोड हमारे बाकी एपिसोड से थोड़ा सा बेहतर होगा क्योंकि गला बेहतर है थोड़ा सा। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि उस वुल्फ ने अपनी एक टेक्निक का यूज करके व्हाइट कलर का एक हाउलिंग वुल्फ बुला लिया था, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। उस वुल्फ को देखने के बाद लुओ जिन भी जियोयान से कहता है कि ये तो जियोयान के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और क्योंकि वो भी काफी ज्यादा हैविली इंजर्ड था, इसीलिए वो खुद जाकर जियोयान की हेल्प नहीं कर सकता था। यहाँ पे अपना जियोयान भी देख सकता था कि जो क्लाउड स्लिफ्टिंग वुल्फ है उसकी बॉडी तेजी से रिकवर हो रही है और उसकी जो ऑरा है और पावर और डुई खाली हो गई थी वो तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो गई है। हालांकि जियोयान ने यहाँ पे टियर 9 की काफी सारी गोलियों को तो खा लिया था, लेकिन वो जियोयान के लिए बिल्कुल पर्याप्त नहीं थी क्योंकि जियोयान की जो बॉडी थी वो हाफ डूडी लेवल पर पहुंच चुकी थी। हम हाफ मार्शल एम्परर नहीं कहेंगे, अब हम हाफ डूडी कहेंगे, फिर डूडी कहेंगे ताकि आप लोग को समझ में आ सके। तो यहाँ पे जियोयान 3 स्टार हाफ डूडी है अभी। लुओ जिन जियोयान को देखकर काफी ज्यादा उदास हो रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं जियोयान आज इस भेड़िए के हाथों मर न जाए। हालांकि तभी जियोयान, जो कि अपने एंग्री बुद्धा रिक्रिएशनल के साथ उस भेड़िए के साथ फाइट कर रहा होता है, उसके दिमाग में अचानक से एक थॉट आता है और जिसके बाद उसके माथे की सील अचानक से साइन होती है। और इसके बाद ही जियोयान के माथे से ब्लैक कलर की काली काली लपटें निकल के आती हैं और पूरे आसमान में ही फैल जाती है। ये आसपास की एनर्जी को काफी स्पीड के साथ सक् भी कर रही होती है, जिसके साथ ही साथ इस फ्लेम में हल्की सी शाइनिंग भी आ गई थी। लुओजिन जैसे ही उस फ्लेम को देखता है तो उसके तो भाई हाव भाव ही हरे हो जाते हैं और वो काफी ज्यादा शौक होते हुए कहता है ये एक हेवनली फ्लेम है। ये एक हेवनली फ्लेम है जो कि फ्लेम रैंकिंग में सेकंड नंबर पे है, नीलिट डिवोरिंग फ्लेम। लुओजिन को अच्छे से पता था कि जो नीलिट डिवोरिंग फ्लेम है उसे किसी के अंडर रहना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए उसने कभी भी उम्मीद नहीं की थी इतनी पावरफुल डिवाइन फ्लेम जियोयान के पास होगी, जो कि पूरे कॉन्टिनेंट में कोहराम मचा सकती है। हालांकि तभी लुओजिन कहता है कि ये सही है कि इसमें निहिलिट डिवोरिंग फ्लेम का ऑरा जरूर है, लेकिन ये उतनी ज्यादा पावरफुल तो बिल्कुल भी नहीं है। इस बात से उसने ये तो अंदाजा लगा लिया था कि ये निहिलिट डिवोरिंग फ्लेम का एसेंस बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पे लुओजिन बिल्कुल पागलों की तरह जियोयान को देख रहा होता है और उसे कुछ भी समझ में आ ही नहीं रहा होता। वो बस इतना ही कहता है कि ये निहिलिट डिवोरिंग फ्लेम का फ्लेम सीड है। लुओजिन को अब तक तो समझ में आ गया था कि अगर जियोयान नीले डिवेरिंग फ्लेम को स्वैलो करके उसे अपने कंट्रोल में कर सकता है और इतनी पावरफुल फ्लेम अगर उसको फॉलो कर सकती है तो इसका मतलब था कि जियोयान का टैलेंट पहले ही हर किसी को सप्रेस कर चुका है। हालांकि ये एसेंस फ्लेम नहीं बल्कि एक फ्लेम सीड था, इसीलिए इसकी जो नेचुरल पावर थी अभी की ये नीले डिवोरिंग फ्लेम से थोड़ा सा वीक जरूर थी, पर यह किसी को भी बड़ा सा झटका देने के लिए पर्याप्त थी। लुओजिन को यहाँ पे यह भी पता था कि हेवनली फ्लेम की सेकंड रैंक में होने के कारण नीलिट डिवोरिंग फ्लेम भला किसी को अपना फ्लेम सीड कैसे दे सकती थी, और अगर जियोयान के पास ये था तो ये वास्तव में पहले ही सभी को चौंकाने के लिए काफी था। क्लाउड स्लिफ्टिंग वुल्फ की भी सेम वही हालत थी जो कि लुओजिन की थी। वो भी बस अपनी आंखों से जियोयान की उस ब्लैक फ्लेम को ही देख रहा था। इसके बाद हमें जियोयान दिखाया जाता है जो कि खाली जगह पर खड़ा हुआ नीले डिवोरिंग फ्लेम को अपने हाथ में पकड़े हुए था और उसी टाइम को याद कर रहा था जब आसमान से नीले डिवोरिंग फ्लेम गायब हो गई थी। और इसके बाद जियोयान कहता है वो साथी ओल्ड गू ने कहा है कि वो अच्छा होगा, मुझे नहीं पता कि अब वो कैसा होगा, लेकिन मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि वो पहले से बेहतर हो और मुझसे बेहतर करके आए। इसके बाद जियोयान काफी ज्यादा सैड हो जाता है और नीले डिवोरिंग फ्लेम को देख रहा होता है। वो नीले डिवोरिंग फ्लेम से अपना स्पिरिचुअल प्रिंट हटाने वाला था, जो करने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन यहाँ पे अब जियोयान के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। जियोयान तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर को उस फ्लेम में उड़ेल देता है और इसके बाद जियोयान को नजर आता है उसका स्पिरिचुअल प्रिंट जो कि जियोयान ने बहुत पहले ही नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम में लगाया था। जियोयान एक पल झिझकने और बिना मन के आखिरकार उस स्पिरिचुअल प्रिंट को धीरे धीरे गायब कर देता है और अपनी आंखों के सामने उसे गायब होता देखता है। हालांकि ये इतना ज्यादा स्पीड से हुआ था कि क्लाउड स्लिफ्टिंग वुल्फ और लुओजिन अपनी आंखों से ये देख तो नहीं पाए थे, लेकिन उन्होंने मोटे तौर पे अंदाजा लगा लिया था कि हेवनली फ्लेम के ऑरे में चेंजेस आए हैं। और ये देख कर लुओजिन कहता है कि ये साथी सच में क्या बेवकूफ है, वो नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम है, ये उसे कैसे जाने दे सकता है। यहाँ पे जियोयान से ज्यादा गुस्सा तो लुओजिन था कि जियोयान ने नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम को फ्री क्यों कर दिया है।
आखिरकार जब जियोयान का स्पिरिचुअल प्रिंट उससे गायब हो जाता है तो जियोयान अपनी स्पिरिचुअल पावर को वापस से अपनी बॉडी के अंदर लेता है और नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम आखिरकार पूरे आसमान को घेर लेती है और आसपास का टेम्परेचर तुरंत काफी ज्यादा हाई लेवल पे बढ़ जाता है। लुओ जिन को ऐसा लगता है कि जैसे उसे किसी भट्टी के अंदर फेंक दिया गया हो, इसीलिए इस गर्मी से बचने के लिए उसे आखिरकार अपनी डुईकुई का ही यूज करना पड़ता है। जिस टाइम पे जियोयान ने यहाँ पे अपना स्पिरिचुअल प्रिंट उस नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम से हटाया था, वहीं पे हजारों किलोमीटर दूर हमें एक ब्लैक कलर की जगह दिखाई जाती है जहाँ पे एक ब्लैक ह्यूमन फिगर रिट्रीट में बैठी हुई थी। तो वो तुरंत ही अपनी आंखें खोलती है और कहती है, क्या उसने मेरे साथ रिलेशन तोड़ दिया, सॉरी कनेक्शन तोड़ दिया? इस तरह तो फ्यूचर में बहुत परेशानी होगी। हालांकि अगर ऐसा है तो मुझे ये देखने देना कि क्या आप फ्लेम एम्परर के रूप में मुझे अभी भी मजबूर करने की ताकत रखते हैं या नहीं। और ये होती है अपनी नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम, जो कि उस टाइम पे वहां से गायब हो गई थी और एक अलग ही जगह पे बैठ के अपना रिट्रीट कर रही थी। नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम से कनेक्शन तोड़ देने के कारण जियोयान के हाथ में जो फ्लेम एसेंस था वो काफी ज्यादा भड़क गया था और उसकी डिवोरिंग पावर भी काफी ज्यादा हो गई थी। लेकिन वो अभी भी जियोयान के हाथ में एक छोटे बच्चे की तरह ही था, जो कि जियोयान के किसी भी मूवमेंट का विरोध नहीं कर रहा था। आखिरकार जियोयान और उसके बीच का रिलेशन 10 साल मतलब 10 साल का था और भले ही जियोयान ने उसे कनेक्शन तोड़ दिया हो, लेकिन फिर भी वो अभी भी जियोयान को जानता था। जियोयान काफी ज्यादा सैड होकर नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम को देखता है और फिर अपनी डुईकुई का आधा हिस्सा नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम के अंदर डाल देता है, जिसके कारण वो जो फ्लेम होती है और भी ज्यादा हाई टेम्परेचर पे अपनी पावर को प्रोड्यूस करने लगती है और आसपास के पेड़ और पानी तुरंत ही सूख के भाप बन जाता है। आसपास की जितनी भी नेचुरल एनर्जी होती है वो तेजी से नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम के अंदर अब्सॉर्ब होने लगती है और इसके बाद जियोयान लिटिली को बुलाकर कहता है कि आगे की रिफाइनमेंट मैं तुम पर छोड़ता हूँ। मतलब नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम जो नेचुरल एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रही थी उसे लिटिली को रिफाइन करके जियोयान की बॉडी पे ट्रांसफर करना था। इसके बाद जियोयान अपने अटैक एंग्री बुद्धा रिक्रिएशनल पर ध्यान देता है और इसके बाद जो क्लाउड स्लिफ्टिंग वुल्फ होता है वो भी देख सकता था कि जियोयान की जो नेचुरल एनर्जी और डुईकुई पावर है वो तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो गई है। ये देखकर तो उसे एक बड़ा झटका लगा था कि वास्तव में जियोयान के पास भी ऐसी कोई हिडन टेक्निक हो सकती है। और इसका मतलब सिंपल सा ही था कि अब एक बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली थी। इसके बाद वो तुरंत ही एक अटैक चार्ज करता है जो होता है ब्राइट मून अट्रैक्टिंग स्टार। और इतना कहने के बाद वो आसमान की तरफ देखते हुए रोर करता है, जिसके बाद मून से एक लाइट निकल के आती है जो कि सीधा ही उसी हाउलिंग वुल्फ सॉरी क्लाउड स्लिफ्टिंग वुल्फ की बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाती है। और इसके होते ही उसकी जो पावर और ऑरा होता है और तेजी से रिकवर होना स्टार्ट होता है और उसकी थकी हुई डुईकुई पहले की स्पीड के अकॉर्डिंग 2 गुनी स्पीड से ठीक होना स्टार्ट कर देती है। और इसके बाद वो क्लाउड स्लिफ्टिंग वुल्फ एक बार और फास्ट रोर करता है, जिसके बाद वो अटैक चार्ज करता है वुल्फ हाउल 9 हेवन 8 बेस्टलैंड डिस्ट्रैक्शन। और इसके बाद ही उसके मुंह से एक पावरफुल लाइट निकलती है जो कि सीधा ही जियोयान के एंग्री बुद्धा रेन क्रिएशनल से जाकर टकरा जाती है। और इसी के साथ ही जियोयान का एंग्री बुद्धा रेन क्रिएशनल तुरंत ही डिस्ट्रॉय होकर हवा में बिखर जाता है। और यहाँ पे जियोयान जो कि हवा में खड़ा हुआ था वो भी 1000 फीट तक पीछे धकेल दिया जाता है। जियोयान आसानी से तो हार मानने को रेडी नहीं था, लेकिन जियोयान तुरंत ही अपनी डुईकुई को चेक करता है तो वो काफी ज्यादा थकी हुई होती है। ये देखकर जियोयान को ये समझ में आ गया था कि लिटिली का रिफाइनमेंट अभी भी उसके लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जियोयान हाफ डूडी लेवल पर पहुंच चुका है और उसके लिए ये सब नेचुरल एनर्जी के सोर्स अब काफी बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद एक ईगोफुल वॉइस आती है कि ये सब मुझे उकसाने का ही परिणाम है। चींटी जैसे ह्यूमन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उकसाने की और मेरी डिसरिस्पेक्ट करने की? तुम्हें अपने से पावरफुल वॉरियर से कभी भी फाइट नहीं करनी चाहिए, जो कि तुमसे बहुत पहले ही बहुत आगे निकल चुका है। अगले जन्म में मेरी बातों को याद रखना। और इतना कहने के बाद वो कहता है, मनुष्य मरो। वो क्लाउड स्लिफ्टिंग वुल्फ जो कि एनर्जी खत्म हो जाने के कारण अभी काफी ज्यादा शांत था, एक बार फिर से पावर रिकवर हो जाने के कारण अब मुझे पूरा ट्रस्ट हो चुका था कि वो जियोयान को मार सकता है और इसीलिए वो ऐसा कह रहा था। यहाँ पे जियोयान भी अब उदास होकर एक लंबी सांस लेता है और इसके बाद एल्डर गू से काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड तरीके से बात करते हुए कहता है, एल्डर गू जूनियर, मैं जानता हूँ कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बंधे हुए हैं और आप मेरी हेल्प नहीं कर सकते इस दुश्मन को मारने के लिए। हालांकि मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि ओल्ड आप इसके लिए तो एग्री हो ही जाएंगे। जब एल्डर गू जियोयान की बात सुनते हैं कि उन्हें उसकी हेल्प नहीं करनी है, बस
जियोयान उनसे और कुछ चाहता है तो वो तुरंत ही एक्साइटेड होकर कहते हैं, छोटे साथी मुझे बताओ कि आखिरकार तुम क्या चाहते हो। अगर वो मेरे पास हुआ तो मैं तुम्हें उधार जरूर दूंगा, लेकिन ये तभी तक होगा जब तक ये मेरे ड्यूटी को वायलेट ना करे, मतलब कि मेरे कर्तव्यों का उल्लंघन ना हो। और इसके बाद गुयू जियोयान की तरफ देखते हुए पूछते हैं कि छोटे साथी चलो मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हें मुझसे क्या उधार चाहिए, वो अगर मेरे पास है तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। उनकी बात को सुनकर जोयांग थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है और उसके पीले चेहरे पर हल्की सी स्माइल आती है। और इसके बाद जोयांग कहता है, एल्डर गु जूनियर, मैं आपसे आपकी बोन चिलिंग फ्लेम को उधार लेना चाहता हूँ। जोयान की बात को सुनकर गुयू बिल्कुल सरप्राइज हो जाते हैं और इसके बाद अचानक से स्माइल करते हुए कहते हैं, अरे मैं तो लगभग भूल ही चुका था कि आपके पास अभी भी आपका पावरफुल अटैक एंग्री बुद्धा लोटस है, और जब तक आपके पास पावरफुल हेवनली फ्लेम है, ये एक मैन क्लास डू टेक्निक के बारे में तो भूल ही जाओ। मेरे हिसाब से तो हाई लेवल की मैन डू टेक्निक भी इसके सामने कुछ भी नहीं होगी। और उनका इतना कहने के बाद ही जियोयान के हाथ में घनी व्हाइट कलर की बोन चिलिंग फ्लेम दिखाई देने लगती है, जिसके बाद जियोयान तुरंत ही एल्डर गू से कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद जियोयान नीलेटी डिवोरिंग फ्लेम की तरफ देखता है और उसे तुरंत ही पकड़कर अपने अंदर स्वैलो कर लेता है। और इसके बाद जियोयान तुरंत ही अपने अंदर फ्लेम मंत्रा कोई मेथड को एक्टिवेट करता है, जिसके बाद कुछ ही मिनट के अंदर जियोयान आसपास की सारी नेचुरल एनर्जी को अपने अंदर स्वैलो करता है और जियोयान का पीला चेहरा धीरे धीरे गुलाबी होने लगता है, क्योंकि जियोयान ने काफी ज्यादा नेचुरल एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया था। यहाँ पे जियोयान का एंग्री बुद्धा रेन क्रिएशनल, जो कि बस लास्ट स्टेज पर ही बचा था टूटने के, वो अपने डिस्ट्रॉय होने के साथ ही साथ क्लाउड स्लिफ्टिंग वुल्फ के व्हाइट कलर के एनर्जी बैरियर को भी तोड़ देता है। इसके बाद हमें जियोयान के हाथ में 4 टाइप की हेवनली फ्लेम दिखाई जाती है, जिन्हें जियोयान अपनी कंट्रोल एबिलिटी के हेल्प से कंट्रोल कर रहा था। और उनके दिखते ही आसपास का टेम्परेचर काफी ज्यादा हाईली लेवल पे बढ़ जाता है। जियोयान की वो 4 फ्लेम होती है, एल्डर गू की बोन चिलिंग फ्लेम, नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम, प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम, और जियोयान की लास्ट फ्लेम होती है सभी फ्लेम से बन के बनी हुई एम्परर फ्लेम। जियोयान का इस बार का एंग्री बुद्धा लोटस के लिए जिन फ्लेमों का यूज करना था, ये कहा जा सकता है कि जियोयान पहली बार ही इतना पावरफुल एंग्री बुद्धा लोटस क्रिएट करने वाला था, जिसमें टॉप की 3 हेवनली फ्लेम का यूज कर रहा हो और साथ ही साथ एल्डर गुयू की पावरफुल बोन चिलिंग फ्लेम का यूज कर रहा हो। तभी लिटिली जियोयान को रोकते हुए कहता है कि क्या तुम सच में ऐसा करने वाले हो? आपने इसे पहले कभी भी ट्राई नहीं किया है और वैसे भी आपकी बॉडी के अंदर प्योर नेचुरल एनर्जी अभी भी नहीं है। लिटिली को पता था कि जियोयान ने नेचुरल एनर्जी को तो ऑब्जर्व किया है, लेकिन वो अभी भी पूरी तरीके से प्योर नहीं है। और अगर जियोयान इस हालत में एंग्री बुद्धा लोटस को इतनी पावरफुल फ्लेम के साथ बनाता है तो जियोयान के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। हालांकि लिटिली की बात तो सही थी, लेकिन जियोयान के पास सोचने का भी टाइम नहीं था। अगर वो ये नहीं करता है तो उसके सामने सिर्फ मौत ही होगी। और जियोयान मरना भी नहीं चाहता था और इस जगह पे अब ज्यादा देर तक रुकना भी नहीं चाहता था, क्योंकि जियोयान के पास काफी सारे क्वेश्चन थे, जिसमें जियोयान को यानवू माउंटेन के कॉन्टिनेंट के काफी सारे मिस्टीरियस लोकेशंस का पता लगाना था, फ्लेम मंत्रा के सभी पार्ट्स को इकट्ठा करना था, गुयू की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता करना था, वो ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हॉल ऑफ सोल के मेंबर कौन थे। जियोयान के दिल में ये भी सवाल था। जियोयान का इस कॉन्टिनेंट में आना उसकी किस्मत थी या कोई प्री प्लान जर्नी थी। वो ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए आदमी जियोयान को इतना आसानी से और इतना अच्छी तरीके से जानते कैसे थे? और ये सभी क्वेश्चन जियोयान के दिल में थे, इसीलिए जियोयान इस जगह पे ज्यादा देर तक रहना नहीं चाहता था। यही सब सोचकर जियोयान काफी ज्यादा स्पीड के साथ बोन चिलिंग फ्लेम और नीलेटी डिवोरिंग फ्लेम को मिलाना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण जियोयान की जो छिंगी होती है उसमें हल्का सा कट भी लग जाता है और उससे ब्लड निकलने लगता है और तुरंत ही वो ब्लड हवा में गायब भी हो जाता है। हालांकि जियोयान के पास इस समय कुछ भी सोचने का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए जियोयान पूरी कांस्टेंट तरीके से अपनी फ्लेम्स को कंट्रोल कर रहा होता है। इसके बाद जियोयान अपनी पावरफुल स्पिरिचुअल पावर को शो करता है और काफी स्पीड के साथ उन्हें मिलाना शुरू करता है और काफी स्पीड के साथ ही उन्हें एक दूसरे में मर्ज कर भी देता है। हालांकि जियोयान को फ्लेम मिलाने और मिक्स करने की टेक्निक काफी टाइम से ट्राई कर रहा था और जियोयान इसमें काफी ज्यादा एक्सपर्ट भी हो गया था, लेकिन जियोयान इस बार काफी ज्यादा अननोन तरीके से इन दोनों फ्लेम्स को देख रहा था कि क्योंकि ये दोनों ही फ्लेम जियोयान के कंट्रोल में नहीं थी, फिर भी जियोयान इन्हें मिलाने की कोशिश कर रहा था। और अगर जियोयान को यहाँ पे उसकी स्पिरिचुअल पावर की हेल्प नहीं मिली होती तो ये जियोयान के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम वाला भी होता।
फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट कर लेने के बाद अपना सेकंड स्टेप स्टार्ट करता है, जिसमें जियोयान को प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम और एम्परर फ्लेम को मिक्स करना था। ये दोनों फ्लेम वे फ्लेमें थी जिन्हें जियोयान ने पहले ही रिफाइन कर लिया था, इसीलिए जियोयान को इन्हें मिक्स करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, लेकिन जियोयान इनसे थोड़ा सा अनफैमिलियर फील कर रहा था क्योंकि जियोयान ने कभी भी इन्हें मिक्स नहीं किया था। लेकिन जियोयान को एक चीज जो यहाँ पे पता थी कि अगर वो इस टाइम पे इस एंग्री बुद्धा लोटस को क्रिएट कर लेता है तो फ्यूचर में उसे दोबारा इसे क्रिएट करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद जियोयान उन दोनों को भी मिक्स कर ही देता है और इसके बाद जियोयान के सामने हेवनली फ्लेम के दो ग्रुप दिखाई दे रहे थे, जिसमें से एक निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम और बोन चिलिंग फ्लेम का कॉम्बिनेशन था, जबकि दूसरा प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम और एम्परर फ्लेम का कॉम्बिनेशन। अब जियोयान इन दोनों को मिलाना स्टार्ट करता है, जिसमें जियोयान को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है और जियोयान को पता था कि अगर वो यहाँ पे कोई भी मिस्टेक करता है तो बैकलैश के कारण जियोयान की बॉडी ही राख में बदल जाएगी। उस हेवनली फ्लेम को मिक्स करते टाइम जियोयान देख सकता था कि ये कितनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रही है और जियोयान की बॉडी के अंदर का जो ब्लड था वो भी तेजी से उबलना स्टार्ट कर दे रहा था और इसी के बाद जियोयान खून की उल्टियां करना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर जियोयान कहता है कि अगर मैं इसे कंटिन्यू रखता हूँ तो मुझे नहीं पता कि रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि जियोयान के पूरे बॉडी में नसें निकल के आ गई थी और उसने अपने दांतों को कसकर दबा के रखा हुआ था। माथे पे पसीने की बूंद है जिससे पूरा कपड़ा गीला हो चुका था और साथ ही साथ जियोयान अपनी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा प्रेशर फील कर सकता था। जियोयान उन दोनों फ्लेम को आपस में टकराते हुए देख सकता था, जिसके कारण पूरा जियोयान का जो बॉडी होता था वो भी कांप जाता था और अब तक जियोयान के दोनों हाथ भी सुन्न पड़ चुके थे। देखते ही देखते जियोयान के पूरे कपड़े अचानक से राख में बदल जाते हैं और जियोयान की पूरी बॉडी चमचमाती हुई लाल हो जाती है। यहाँ पे जियोयान काफी ज्यादा गुस्से के साथ उन फ्लेमों को आखिरकार मिक्स करना स्टार्ट कर देता है कि तभी अचानक जियोयान के सामने एक वॉइस आती है, बास्टर्ड पर्सन, आज तुम मेरे हाथों से मारे ही जाओगे। मेरी बात को हमेशा याद रखना और अग्नि जलम में मुझे कभी भी मत मिलना, वरना मैं तुम्हें फिर से मार दूंगा। और इसके बाद वो मून की तरफ देखकर रोर करता है, जिसके बाद वो जियोयान की तरफ पावरफुल अटैक कर देता है। सभी को पता था कि ये अटैक अगर जियोयान पर होगा तो जियोयान उसी टाइम पे मर जाएगा। इस प्रीसियस मूवमेंट पे जियोयान ने झिझकना पूरी तरीके से बंद कर दिया, क्योंकि उसके पास यहाँ पे अब कोई भी ऑप्शन नहीं था। वो अपने दोनों हाथों को कंट्रोल करता है और हेवनली फ्लेम्स को मिक्स करना स्टार्ट कर देता है। हालांकि वो हेवनली फ्लेम जो अभी अभी स्टेबल हुई थी तेजी से भड़क जाती है। ये देखकर जियोयान तुरंत ही अपनी जीभ को काट के थोड़ा सा ब्लड एसेंस हेवनली फ्लेम के साथ मिक्स करता है और हेवनली फ्लेम की वाइल्ड एनर्जी को दबाकर आखिरकार उन्हें मिक्स कर ही देता है। इस सभी को मिक्स करने में जियोयान की जो डुईकुई थी वो पूरी तरीके से खाली हो चुकी थी और एक लाइट बैरियर जो कि व्हाइट कलर का था और जो पिछले वाले से काफी ज्यादा पावरफुल था जियोयान के सामने बढ़ता जा रहा था। लेकिन जियोयान के अंदर की डुईकुई पूरी तरीके से खाली हो गई थी, जिसके कारण जियोयान को थोड़ा सा चक्कर भी आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे जियोयान की सोल अब उसके कंट्रोल में ही ना हो। लेकिन जियोयान जबरदस्ती अपने दांतों को कसता है और अपने हाथों में अजीब सी फॉर्मेशन को क्रिएट करके आखिरकार एंग्री बुद्धा लोटस को पूरी तरीके से कंप्लीट कर ही देता है। जिसके बाद जियोयान के हाथ में एक प्यारा सा एंग्री बुद्धा लोटस दिखाया जाता है, जो कि पहले के सभी एंग्री बुद्धा लोटस से काफी ज्यादा अलग दिखाई दे रहा था। इस एंग्री बुद्धा लोटस में 4 कलर थे, जिसमें से फर्स्ट क्रीम व्हाइट, सेकंड व्हाइट, थर्ड ब्लैक और फोर्थ पिंक कलर था। हालांकि जियोयान को खुद नहीं पता था कि इसके अंदर पावर कितनी ज्यादा होने वाली है, क्योंकि जियोयान ने अपनी लाइफ में अपर लेवल की 3 हेवनली फ्लेम को मिक्स करके ये पहला ही एंग्री बुद्धा लोटस बनाया था। यहाँ पे वो व्हाइट कलर का पिलर जियोयान से टकराने से बस कुछ ही फीट दूर पे था कि तभी लुओजिन जियोयान की तरफ देखते हुए चिल्लाता है, भाई जियोयान खतरा, जल्दी से डॉच करो। ये देखकर जियोयान तुरंत ही लुओजिन की तरफ देखता है और स्माइल पास करते हुए अपने पूरी बॉडी की पावर को अपने हाथ में ट्रांसफर करता है और एंग्री बुद्धा लोटस को आगे शूट करते हुए जियोयान कहता है, जाओ उसे मेरी हेवनली फ्लेम की पावर का स्वाद चखने दो, मैं आज यहाँ हार नहीं सकता हूँ। जैसे ही क्लाउड लिफ्टिंग वुल्फ जियोयान की बात को सुनता है तो वो स्माइल करता है और जियोयान का मजाक उड़ाता है, क्योंकि उसने देखा था कि वो जियोयान का जो एंग्री बुद्धा लोटस है वो तो उसके लाइट बैरियर के सामने बहुत छोटा सा है, तूसा भला जियोयान का ये छोटा सा कमल उसके इतने पावरफुल अटैक को चोट कैसे पहुंचा सकता है। और यही सब उसे बस एक मजाक लग रहा था। हालांकि जियोयान उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है और जैसे ही जियोयान का एंग्री बुद्धा लोटस उसके हाथ से निकलता है तो जियोयान भी लड़खड़ा कर जमीन पर ही गिर जाता है। ये दृश्य देखकर लुओजिन काफी ज्यादा टेंशन में होता है
इसके बाद वो जुयान के एंग्री बुद्धा लोटस को देखता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल ही दिखाई दे रहा था, लेकिन वो जहां से निकल रहा था वो पूरे स्पेस को क्रैक करता हुआ जा रहा था और आसपास की हर एक चीज को जलाकर राख में कर दे रहा था। यहाँ पे जैसे ही एंग्री बुद्धा लोटस और वो व्हाइट कलर का एनर्जी पिलर टकराते हैं तो यहाँ पे एक विस्फोट होना चाहिए था, लेकिन जोयान के एंग्री बुद्धा लोटस ने तो यहाँ पे उस एनर्जी लाइट पिलर को ही अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिया और विद इन अ सेकेंड उसे जीरो पे चेंज कर दिया था। ये देखकर क्लाउड स्लिफ्टिंग वुल्फ, जो कि अभी तक मजाक उड़ा रहा था, तुरंत ही काफी ज्यादा डर जाता है। उसके फेस इंप्रेशन चेंज हो जाते हैं और उसकी हार्ट बीट काफी ज्यादा स्पीड के साथ धड़कना स्टार्ट हो जाती है। और इसके बाद वो डरते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं, असंभव, ये फायर लोटस की पावर, ये कैसे पॉसिबल है? ये पहले ही मैन क्लास डू टेक्निक के हाई लेवल तक पहुंच चुका है। हाई लेवल मैन क्लास डू टेक्निक, हाई लेवल मैन क्लास डू टेक्निक। ऐसा लग रहा था कि जैसे इसे सदमा लग गया हो। उसे पता था कि हाई लेवल की मैन क्लास डू टेक्निक एक ऐसी टेक्निक होती है जो कि एक ही सेकंड में कई सारे पहाड़ों को डिस्ट्रॉय कर सकती है, नदियों को सुखा सकती है और अगर ये किसी से टकरा जाए तो उसकी हड्डियों तक को गायब कर सकती है। हालांकि इस कॉन्टिनेंट में हाई लेवल की मैन क्लास डू टेक्निक को इस्तेमाल करने के अपने ही कुछ रूल और कुछ रेगुलेशंस थे। यहाँ पे अगर आप हाई लेवल की मैन क्लास डू टेक्निक का यूज करते हैं तो आपको एक अलग ही रियलम के अंदर इसे यूज करना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको कुछ पावरफुल वॉरियर्स के द्वारा रोका जाएगा और आपकी यादों को और मेमोरीज को पूरी तरीके से मिटा दिया जाएगा। और इस कॉन्टिनेंट के अंदर सभी लोग इसी रूल को फॉलो भी करते थे। लुओ जिन जोयान के फायर लोटस को देख रहा था तो उसका दिल तो अचानक से कांप गया और इसके बाद वो 3-4 बार अपनी पलकें झपका कर जोयान को देखता है। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि जोयान के पास इतने पावरफुल अटैक्स के सेट भी हो सकते हैं। लुओ जिन जोयान को देखते हुए कहता है कि आखिरकार ये लड़का कौन है, यहाँ तक कि यहाँ के पावरफुल 3 क्लेन्स के अंदर भी इतनी ज्यादा पावरफुल और यंग जनरेशन का वॉरियर नहीं होगा। कहीं ये कोई बीस्ट तो नहीं है ना? मैंने इसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? जोयान के अटैक्स को देखकर तो यहाँ पे लुओ जिन पूरी तरीके से सुन्न हो चुका था। उसे भरोसा हो ही नहीं रहा था कि जोयान कोई ह्यूमन है। यहाँ पे जोयान का एंग्री बुद्धा लोटस, जो कि उस व्हाइट कलर के एनर्जी पिलर को सप्रेस करके आगे बढ़ चुका था, सीधा ही क्लाउड स्लिफ्टिंग वुल्फ की साइड और बॉडी की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर वो वुल्फ जोयान की तरफ देखकर कहता है, सर आप ऐसा नहीं कर सकते। ये एक हाई लेवल की मैन क्लास डू टेक्निक को आप ऐसे ही यूज नहीं कर सकते। ये इस कॉन्टिनेंट में रिस्ट्रिक्टेड है और अगर आप ऐसा करेंगे तो पावरफुल लोग आपको मौत के घाट उतार देंगे। तो अगर आप जीना चाहते हैं तो इसे जल्द से जल्द रोक दीजिए और अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपको काफ़ी सारे वेपन्स दूंगा, काफ़ी सारे पावरफुल आर्मर और कपड़े दूंगा, साथ ही साथ हेवनली इंपीरियल डायमंड फूल भी आप रख लीजिए और वो मिस्टीरियस मेटोराइट आयरन भी आप लेके जा सकते हैं। मैं आप लोगों को कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगा और दोनों को ही जाने दूंगा। मैं आज के बाद आपके लिए कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगा और हम अपना अपना जीवन जिएंगे। क्या आप एग्री हैं? जोयान के एंग्री बुद्धा लोटस फ्लेम की पावर को देखने के बाद आखिरकार वो काफी ज्यादा डर गया था और अब उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो 8 हाफ मार्शल एम्पर या कि 8 हाफ डूडी लेवल पर पहुंच चुका है। उसे जोयान के सामने झुकना ही पड़ रहा था। तभी जोयान उसकी तरफ देखकर कहता है कि मैं इसे वापस नहीं ले सकता और अगर मेरे पास पावर होती भी तो भी शायद मैं इसे वापस नहीं ले पाता और अगर जोयान के पास यहाँ पावर होती भी तो वो इसे कंट्रोल कर भी लेता तो भी जोयान ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि जोयान को यहाँ किसी भी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ क्लाउड स्लिफ्टिंग वुल्फ के दिल में बस यही चल रहा होता है कि अगर जोयान एक बार इस अटैक को वापस ले लेता है तो वो जोयान को मार डालेगा और इसके बाद जोयान की बॉडी की हर एक चीज उसकी हो जाएगी। हालांकि अपना जोयान तो त्रिकालदर्शी अंतर्यामी बाबा जोयान है, उसको सब कुछ पता चल जाता है और जोयान स्माइल करते हुए कहता है, अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। एक बार एंग्री बुद्धा लोटस जब निकल जाता है तो इसे वापस नहीं लिया जा सकता। इसका लास्ट रिजल्ट यही है कि ये सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है, इसीलिए तुम सिर्फ इसे अब एक्सेप्ट कर सकते हो। ये देखकर वो वुल्फ कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन जोयान उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहता है, एंग्री बुद्धा लोटस ब्लास्ट। जोयान कितना कहते ही अचानक से गड़गड़ाहट की आवाज के साथ पूरी जगह कांपने लगती है। 5000 किलोमीटर की पूरी जगह चकनाचूर हो जाती है, नदियां पहाड़ गायब हो जाते हैं और उतने एरिया पे पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। सब कुछ जीरो में चेंज हो गया था। हाउलिंग मून द्वारा क्रिएट किया गया वो वुल्फ और अजीब सा ये जो एटमॉस्फेयर था वो भी एक बार में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ पे लुओ जिन भी जोयान के पास आ गया था
और एक खाली जगह में मतलब कि एम्प्टी रियलम या एम्प्टी एरिया या कि स्पेस के अंदर खड़ा हुआ था जोयान के साथ। और जोयान के एंग्री बुद्धा लोटस की डिस्ट्रैक्शन पावर को देख रहा था। तभी अचानक उन फ्लेम के बवंडर से एक आवाज आती है, हाँ हाँ, मैंने तो सोचा था कि ये हाई क्लास मैन क्लास डू टेक्निक है, लेकिन ये अभी भी उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है। बच्चे, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की है। अब मैं देखता हूँ कि तुम यहाँ से कैसे बच के जाओगे। जब तक मैं तुम्हें राख में नहीं बदल देता हूँ तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। जॉन जैसे ये वर्ड सुनता है तो वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है कि आखिरकार उसका एंग्री बुद्धा लोटस फेल कैसे हो सकता है, क्योंकि जॉन ने अपनी आंखों के सामने ही फ्लेम्स को बिखरते हुए देखा था। और ये बात जोयान को हजम बिल्कुल भी नहीं हो रही थी कि तभी जोयान के एंग्री बुद्धा लोटस के सामने ब्लैक कलर की पंखुड़ियां दिखाई देती हैं। और इसके बाद जोयान के एंग्री बुद्धा लोटस और भी ज्यादा स्पीड के साथ घूमना स्टार्ट कर देता है और अब तक इसकी स्पीड ने साउंड की स्पीड को भी पीछे कर दिया था। जिसके बाद स्पेस क्रैक होने लगा था और कुछ ब्लैक कलर की लाइट्स जोयान के एंग्री बुद्धा लोटस की तरफ इकट्ठा होती जा रही थी। ये देखकर जोयान को काफी ज्यादा अजीब लगता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जोयान को फील हो रहा था कि उसकी स्पिरिचुअल पावर के कुछ क्लस्टर को भी उसकी बॉडी से खींचा जा रहा है। हालांकि ये जोयान की बिना मर्जी के निकाले गए थे, लेकिन जोयान को इसमें बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ था। जैसे ही जोयान की स्पिरिचुअल पावर जाकर उस एंग्री बुद्धा लोटस से मिलती है तो वो तो एक अलग ही तरीके से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। और इसके बाद उसमें एक अजीब ही कलर की एनर्जी दिखाई देने लगती है जो कि जोयान और क्लाउड शिफ्टिंग वुल्फ दोनों को ही काफी हद तक सरप्राइज कर देती है। ये पहली बार था जब जोयान ने अपने एंग्री बुद्धा लोटस को यूज करने के बाद अभी तक कोई ब्लास्ट नहीं देखा था, लेकिन फिर भी किसी को नहीं पता था कि आखिर ये लोटस क्या कर सकता है, इसीलिए किसी ने भी इसको कम करके आंकने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं की। यहाँ पे लुओ जिन जिसका चेहरा पूरी तरीके से पीला हो गया था वो तो बस जियोयान को ही देखे जा रहा था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि ये डू स्केल सोल में चेंज होता जा रहा है और ये जोयान की अपनी सोल के ऑर्डर्स को फॉलो करेगा। और एक बार जब ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है तो ये मैन क्लास हाई लेवल डू टेक्निक के लेवल पर पहुंच जाएगा। हालांकि ये जनरल नॉलेज थी, लेकिन ये बहुत कम ही लोगों को पता थी। हालांकि मैन क्लास डू टेक्निक बहुत कम ही थी और साथ ही साथ उनमें से और भी कम थी जो कि अपनी सोल को क्रिएट कर सकती थी और हाई लेवल तक पहुंच सकती थी। और यही कारण था कि वो जोयान को इतना ज्यादा शौक तरीके से देख रहा था। और इसके बाद वो देखकर कहता है ये साथी सच में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और मिस्टीरियस है। कुछ ही देर बाद जोयान का एंग्री बुद्धा लोटस स्टेबल हो जाता है और उसके अंदर ब्लैक कलर की लाइट का एरिया भी स्टेबल हो गया था। इसके बाद जोयान और क्लाउड स्लिफ्टिंग वुल्फ अचानक से उसे देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि उस ब्लैक कलर के एरिया में एक एल्यूजनरी ह्यूमन फिगर बन गई थी। जोयान लुओजिन से पूछने के लिए अचानक से अपना मुंह खोलने ही वाला था कि तभी वो उस ह्यूमन फिगर को देखकर अचानक से कंफ्यूज होते हुए कहता है ये है। और वो जियोयान की एल्यूजनरी फिगर होती है और जियोयान खुद के बारे में ही नहीं बता पा रहा होता है। ये देख कर लुओजिन काफी ज्यादा हेल्पलेस तरीके से स्माइल करता है और जियोयान की तरफ देखते हुए थोड़ा सा जेलिसी भी फील कर रहा होता है। और इसके बाद वो जियोयान को बताता है ये डू स्किल स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन है। अब आपके इस डू स्किल को हाई लेवल मैन क्लास डू स्किल माना जा सकता है। हालांकि ये आवाज उतनी ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन ये आवाज जियोयान और क्लाउड स्लिफ्टिंग वुल्फ दोनों के कानों में पहुंच गई थी और दोनों के ही फेस इंप्रेशन चेंज हो गए थे। हालांकि जोयान की कहने की तो बात ही नहीं थी। जोयान ने जैसे ये सुना तो वो तो अचानक से ही और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसे अब एक ग्रैंड मास्टर माना जा सकता था। और जहां तक क्लाउड स्लिफ्टिंग वुल्फ की बात है तो उसके लिए तो ये एक चमचमाता हुआ थप्पड़ जैसा था। और इसके बाद वो कहता है डू स्किल स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन, मैं इसे एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं हूँ। तो मत करना भाई, किसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, तू मर जा, बात खत्म। तेरे को मैं साला 20 एपिसोड से मार रहा हूँ, तू नहीं मर रहा। कसम से मैं इसको मारते मारते परेशान हो गया हूँ कि अब मरेगा, ये साला कुछ ना कुछ कर देता है। और अगर अब ये जिंदा रहा तो मैं राइटर को गालियां देने वाला हूँ बस। वो तुरंत ही लुओजिन की तरफ देखते हुए कहता है ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तुम जैसा इंसान जो अभी भी 3 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल पर है आखिरकार डू स्किल स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे परफॉर्म कर सकता है। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ये एक झूठ है, ये सिर्फ एक एल्यूजन होना चाहिए। वो बिल्कुल पागल हो गया था और उसे अब किसी भी बात पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, ना ही उसे पता था कि वो क्या बोल रहा है। और इसके बाद वो पागलपंती में ही कहता है कि तुम्हारी चालें मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैं आखिरकार 8 स्टार हाफ मार्शल एम्परर 8 स्टार हाफ डूडी हूँ। तुम भला मुझे कैसे मार सकते हो, ये तो सिर्फ एक एल्यूजन होना चाहिए। हालांकि वो चाहे कुछ भी सोचे, वास्तविकता तो वास्तविकता ही थी और आज इसे मौत के हाथों से कोई नहीं बचा सकता था।
जियोन उसकी ऐसी हालत को देखता है तो लुओ जिन की तरफ देखते हुए कहता है कि अगर हम इसे अब जिंदा छोड़ भी दे तो भी ये मरे के बराबर ही होगा। यहाँ लुओ जिन तो जियोयान के सामने देखते हुए बस यही सोच रहा था कि मुझे तो पता ही नहीं है कि अब मैं इसके साथ बातचीत कैसे करूं। और यहाँ पे जियोयान बस कोल्ड स्माइल पास करता है, जिसके बाद उसके दिल में एक ही थॉट आता है और एंग्री बुद्धा लोटस सीधा ही क्लाउड स्लिफ्टिंग बोल्ट की तरफ तेजी से दौड़ने लगता है। और यहाँ पे जियान चुपचाप मौन खड़ा हुआ वो देख रहा था और इसके बाद उससे जाकर टकरा जाता है, जिसके बाद एक पावरफुल हवा की लहर निकलती है जो कि जियोयान के एक ही थॉट के साथ लुओ जिन और उससे दूर चली जाती है। लेकिन इसने लुओ जिन को काफी हद तक डरा दिया था क्योंकि इसमें काफी हाई लेवल का टेम्परेचर था। ये हवा की लहर आखिरकार सभी जगह और सभी डायरेक्शन में फैल जाती है और ये जहां जहां से गुजरती है वहां पे हर किसी चीज को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करती जाती है। पूरा आसमान अब तक काला हो गया था और सभी जगह एनर्जी का फ्लैक्चुएशन काफी ज्यादा फास्ट लेवल पर फैल चुका था। यहाँ तक कि पूरे युआनबू, सॉरी मैं इसे डी कॉन्टिनेंट कहूंगा क्योंकि यहाँ पे दी एसेंस है तो दी कॉन्टिनेंट, तो पूरा ही दी कॉन्टिनेंट काफी ज्यादा बेचैन हो गया था। हर जगह मानो मौत का सन्नाटा फैल गया हो और इसके बाद विस्फोट एक के बाद एक होने लगते हैं, जिसके बाद 5000 किलोमीटर के एरिया में सिर्फ जियोयान और लुओ जिन के ही ऑरा फील हो रहे थे। बाकी किसी भी चीज का ऑरा और नामो निशान भी नहीं था वहां पे। इस अटैक के कारण प्रेशर इतना ज्यादा फैल गया था कि जियोन तुरंत ही लुओ जिन को कहता है कि लुओ जिन सावधान रहो। हालांकि लुओ जिन पहले ही काफी ज्यादा घायल हो गया था, जिसके कारण वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और जियोयान उसे बचाने के लिए कंट्रोल करना चाहता था। लेकिन एंग्री बुद्धा लोटस की पावर पहले ही काफी हैवी लेवल तक पहुंच चुकी थी और वो इसे अब कंट्रोल नहीं कर सकता था। इसकी फ्लेम्स को ही कंट्रोल करना जियोयान के लिए पहले ही बहुत बड़ी चीज थी। वो इसके प्रेशर को हैंडल अभी की पावर को देखते हुए तो नहीं करता है और तेजी से लुओ जिन की तरफ जाता है और उसे, जो कि नीचे गिर रहा था, पकड़ता है और इसके बाद कहता है मुझे माफ कर देना, मैंने आपको लगभग नुकसान पहुंचा ही दिया था। ये सच में काफी ज्यादा मिस्टीरियस है कि मैं अभी भी इसे पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, जबकि इसमें पहले ही मेरी स्पिरिचुअल पावर मर्ज हो चुकी है। जियोयान की बात को सुनकर लुओ जिन सिर्फ स्माइल कर देता है क्योंकि उसे पता था कि मैन क्लास का हाई लेवल का डू टेक्निक कितना ज्यादा पावरफुल होता है और जियोयान के लिए इसे कंट्रोल करना इतना इजी कैसे हो सकता है। हालांकि जहां पे ये दोनों लोग अभी बात कर ही रहे थे कि तभी उस लोटस की लास्ट परत अचानक से फटती है और सैकड़ों हजारों फीट तक स्पेस क्रैक हो जाता है। ये देखकर जियोन कहता है कि ये अटैक हम दोनों के बीच डिफरेंस नहीं करेगा और अगर ये हमसे भी टकराया तो हो सकता है कि हम भी यहाँ पे मारे जाएं। इसके बाद हमें एक हरा भरा जंगल दिखाया जाता है जहाँ पे एक चट्टान पे लेटा हुआ ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए आदमी बैठा था और नेचुरल एनर्जी का आनंद उठा रहा था। थोड़ी ही देर बाद अचानक से उसकी पलकें कांपने लगती है और वो तेजी से अपनी आंखों को खोलता है, जिसके बाद उसकी आंखों से एक अजीब सी फ्लेम निकलती है और आसपास के काफी सारे पेड़ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उस आदमी के पैर अचानक से कांपने लगते हैं और वो उसी जगह की तरफ देखता है जहाँ पे जियोयान और लियो जिन थे। वे दोनों एंग्री बुद्धा लोटस की पावर अटैक से बड़ी मुश्किल से ही बचकर निकले थे, जिसके कारण उन दोनों का रिलेशन और कनेक्शन काफी ज्यादा गहरा हो गया था। अब उन्हें लाइफ टाइम के लिए फ्रेंड कहा जा सकता था। इसके बाद जियोयान अपना हाथ फ्लिप करता है और उसके हाथ में ग्रीन कलर की चट्टान दिखाई देती है, जो कि जियोयान लुओ जिन की तरफ बढ़ाते हुए कहता है कि ये वो है जो आपने मुझसे मांगा था। ये वही हेवनली इंपीरियर जेड एसेंस होता है। ये देखकर लुओ जिन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। हो सकता था कि उसे पहले ही जियोयान पर भरोसा ना रहा हो, लेकिन इसके बाद तो जियोयान पे शक करने का, उसके ऊपर कोई भी सवाल उठाने का कोई भी रीजन ही नहीं बचा था। इसके बाद जियोयान स्पेस को क्रैक करता है और वहां से मिस्टीरियस मेटेओराइट आयरन को निकालता है और इसके बाद वो जैसे ही उसे जमीन पे रखता है तो उसका आधे से ज्यादा हिस्सा जमीन के अंदर धंस जाता है। इसी चीज से आप अंदाजा लगा सकते थे कि इसमें कितना ज्यादा हैवी वेट होगा। उसके जमीन पर गिरते ही जमीन कांपने लगती है और अचानक से मकड़ी जैसे जाले चारों तरफ बन जाते हैं। लुओ जिन ये देखकर काफी ज्यादा शौक होता है। हालांकि उसने इसके बारे में काफी बार सुना था, लेकिन आज उसने पहली बार इसे देखा था। लुओ जिन जैसे ही जियोयान के बारे में सोचता है तो वो काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि उसने इस मिस्टीरियस आयरन की पावर को देखा था, लेकिन जियोयान इसे अपने एक हाथ से हिला सकता था। ये कहा जा सकता है कि जियोयान ने इसे हर एक स्टेप में ही सरप्राइज किया था। वो जियोयान की तरफ देखते हुए कहता है बैटल डुइकुई है इसके पास, ये एक एल्केमिस्ट भी है, साथ ही साथ ये बॉडी भी रिफाइन कर सकता है। क्या ये बीस्ट लेवल का वॉरियर है? कहीं ये कोई मैजिकल बीस्ट तो नहीं है ना? लुओ जिन जियोयान के साथ खुद को कंपेयर करते हुए कहता है कि अगर मैं जियोयान के साथ खुद को कंपेयर करूं तो मैं सिर्फ कल्टीवेशन करना छोड़ सकता हूं और कुछ नहीं कर सकता।
तभी जियोयान लुओजिन की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि ब्रदर लुओजिन वेपन रिफाइनमेंट कर सकते हैं या नहीं। लुओजिन जियोयान की बात सुनकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है। हालांकि जियोयान को पता था कि रिपेयर करना और किसी चीज को मेल्ट करना दोनों ही अलग अलग फॉर्जिंग टेक्निकें थी, और जियोयान के पास भले ही पावरफुल स्पिरिचुअल पावर हो सकती है लेकिन फिर भी जियोयान इस चीज में हेल्पलेस था। तभी लुओजिन स्माइल करते हुए जियान से कहता है कि भाई जियोयान, मुझे वास्तव में वेपन रिफाइनमेंट नहीं आता है। ये सुनकर जियान काफी ज्यादा सैड हो जाता है कि अब वो अपने हैवी जुआन रूलर को रिपेयर कैसे करेगा, क्योंकि वेपन रिफाइनमेंट एक अलग ही स्किल थी और जियोयान को ये बिल्कुल भी नहीं आती थी। आखिरकार एक एल्केमिस्ट हेवन और अर्थ की एनर्जी का यूज करके पिल को रिफाइन करता था क्योंकि वो लोगों को बचाना चाहता था, लेकिन दूसरी जगह यहाँ पे वेपन को रिफाइनमेंट करने के लिए प्रोसीजर पूरा उल्टा ही था, क्योंकि वेपन एक डिवाइन वेपन होते हैं और जियोयान के हाथ में जो स्टील है वो भी एक डिवाइन ऑब्जेक्ट ही था। लुओजिन जियोयान को टेंशन में देखकर स्माइल करते हुए कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है ब्रदर जियोयान। भले मैं वेपन रिफाइनमेंट की कला को नहीं जानता हूँ लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं। यह सुनकर तो जैसे जियोयान अचानक से ही एक्साइटेड हो गया, और इसके बाद वो जियोयान को बताता है कि ये एशियंट स्वेज सिटी है जहाँ पे एक वेपन रिफाइनमेंट वाला इंसान तुम्हें मिल सकता है जिसे लोग ओल्ड लुओ कहते हैं। मुझे लगता है कि वो तुम्हारे इस हैवी जुआन रूलर को फिर से रिपेयर कर सकते हैं। ये सुनकर आखिरकार जियोयान रिलैक्स फील करता है, क्योंकि अब जाकर हैवी जुआन रूलर के बारे में जियोयान को पता चला था कि इसे ठीक किया जा सकता है। इसके बाद जियोयान स्माइल करते हुए इससे कहता है मैं एशियंट स्वेज सिटी जाने ही वाला था, इसके अलावा वहाँ कोई है जो मेरा वेट कर रहा है। इसके अलावा हैवी जुआन रूलर का रिपेयरमेंट भी वहीं पर होना है, तो अब मैं इस बार स्वेज सिटी जाऊंगा और एक ही बार में ये सभी मैटर निपटाऊंगा। हालांकि लुओजिन ने जैसे ही सुना कि जियोयान ने कहा है कोई उसका वहां पे वेट कर रहा है, तो उसके अंदर मर्डरस ऑरा को भी वो फील कर सकता था। मतलब जियोयान वहां पे किसी को मारने के लिए ही जा रहा है। इसीलिए लुओजिन अपनी बात को बदलते हुए जियोयान से पूछता है कि ब्रदर जियोयान, क्या आप इस बार एल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं, जो हर बार 5 साल में एक बार आती है। मुझे लगता है कि इस बार की एल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये सुनते ही जियोयान काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और लुओजिन को काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य से देखता है एल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग। और इसके बाद जियोयान कहता है हो सकता है मुझे एम्परर टीआर फार्मूला वहाँ पे मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, बहुत ज़रूरी काम है। तो ओके, बाय बाय। और हाँ, हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो थोड़ा सा लेट आए, बट आएगा ज़रूर। तो अब तक के लिए बाय बाय।